नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली वार्ता अब समाप्ति की ओर है। वार्ता की अब कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका ने जिस तरीके से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, उसके बाद अब किसी तरह की बातचीत की कोई संभावना अब नहीं है। हालांकि अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जेडी वेंस के नेतृत्व में जो वार्ता का शिष्टमंडल है, प्रतिनिधिमंडल है, वो इस्लामाबाद पहुंचेगा और बातचीत करेगा। लेकिन इसलिए ईरान ने ये कदम उठाया है और वार्ता के लिए सीधे मना कर दिया है, क्योंकि वहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी अभी भी जारी है अमेरिका की तरफ से, और ईरान के एक कार्गो शिप को, यानी एक जहाज को, मालवाहक जहाज को वहां पर रोक लिया गया है। ईरान ने इसे सीधे तौर पर समुद्री डकैती कहा है और आगाह किया है अमेरिका को कि इसके अंजाम ठीक नहीं होंगे। अब यही आशंका जताई जा रही है कि ये लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी और अब की बार कहीं और भीषण लड़ाई न हो, क्योंकि अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि ना तो अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी अपनी खत्म कर रहा है और ईरान इसके लिए उसको इजाज़त नहीं देने वाला है। आमने सामने हैं दोनों ही देश और इन सब के बीच वहाँ पर वार्ता की जो कोशिशें जारी थी, वो कोशिशें पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। और इधर जो युद्ध विराम समझौता हुआ था पिछले दिनों, उसकी मियाद भी 22 तारीख को, यानी परसों 22 अप्रैल को ख़त्म होने वाली है। उसके पहले ऐसा लग रहा था कि शायद कोई स्थायी युद्ध विराम, शांति वार्ता हो सके। एक दौर की वार्ता हुई भी, सफल नहीं रही। दूसरे दौर की वार्ता की कोशिशें फिर से जारी थी, लेकिन अब उन कोशिशों पर भी विराम लग गया है। ईरान ने सीधे सीधे कहा है कि अमेरिका समुद्री डकैती पर उतर आया है, क्योंकि इस इलाके में, इस समुद्री क्षेत्र में उसका कोई अधिकार नहीं है, बावजूद इसके वो नाकेबंदी किए हुए हैं। तो क्या समुद्री डकैती का आरोप लगाते हुए किस तरीके से घेरा है ईरान ने, और अमेरिका अभी अपने उस स्टैंड पर कायम है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी तभी खोलेगा जब कोई वार्ता हो जाएगी। अब इन सब को देखते हुए अमलेंदु जी, साफ लग रहा है कि वार्ता तो होनी नहीं है, लेकिन अगर लड़ाई फिर छिड़ती है तो ये और भी ज़्यादा भीषण होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, अगर ये लड़ाई छिड़ती है तो और ज़्यादा भीषण होगी, और तैयारियां अब लगता है दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं और ये लड़ाई अब भीषण होने की ओर ही बढ़ रही है। चूँकि जिस तरीके से ट्रंप लगातार एक तरह से कहा जाए कि छल कर रहे हैं, और उसके बाद फिर लड़ाई के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है। और ईरान इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुका है कि ये लगातार व्यक्ति जो है वो छल कर रहा है और ये मानने वाला नहीं है। तो ईरान की भी अपनी तैयारियां पूरी हैं एक तरीके से, और साफ तौर पर कह दिया गया है ईरान की तरफ से कि इस समय वार्ता का कोई मतलब ही नहीं है, जब ट्रंप जो है वो खुद इस तरीके से एक तरह से कहा जाए कि समुद्री डकैती पर उतरा हुआ है और वार्ता का लगातार उल्लंघन कर रहा है, सीज़फायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है। चूँकि ईरान ने पहले कह दिया था कि अगर हॉर्मुज की नाकेबंदी होती है तो ये सीज़फायर का उल्लंघन माना जाएगा। और कल जिस तरीके से ईरान का एक जहाज़ जो है उसको गोलीबारी करके अपहरण किया गया है, उस जहाज़ का, ईरान ने उसको अपहरण ही कहा है और साफ तौर पर चेतावनी दी है कि हम इसका जवाब देंगे। तो अब हो सकता है समीर जी कि एक नौसेना का युद्ध जो है वो हमको अब अरब सागर में देखने को मिले। इस तरह की बातें भी हो सकती हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट में एक हमको युद्ध और होता हुआ दिखाई पड़े, तो ये समझा जा रहा है। हालांकि खबर ये भी है कि बोट से फिर ईरान की नौसेना ने अमेरिका के जहाज पर हमला भी किया है, लेकिन जहाज छूटा या नहीं छूटा है इसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ईरान के जहाज़ को रोका है और ईरान की ओर से हमले की खबरें मिली है, लेकिन जहाज़ के छूटने को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। पर ये अब साबित हो गया है कि अभी तक जो हवाई लड़ाई हो रही थी, यानी जो अभी तक एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें और ड्रोन बरसाए जा रहे थे, अब ये लड़ाई कहीं समुद्र के भीतर भी न होती दिखाई पड़े, क्योंकि इसको लेकर अब दोनों सेनाएं, दोनों देश आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। यानी अमेरिका और ईरान, ये दोनों ही हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कर रखी है अमेरिका ने, और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने का फैसला कर लिया था ईरान ने। लेकिन इस नाकेबंदी की वजह से पहले ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद किया, और उसके बाद अब भी अगर जब ईरान के जहाज रोके जा रहे हैं तो फिर सीधे चेतावनी दे दी है ईरान को अमेरिका ने। अब क्या कुछ होगा, चूंकि यहाँ पिछले दिनों अमेरिका ने दूसरे देशों के जहाज़ों को भी रोकने की कोशिश की, चीन के जहाज़ों को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन एक चेतावनी मिलने के बाद सीधे उन जहाज़ों के लिए बिल्कुल सेफ रास्ता दे दिया। अब ईरान के जहाज़ को रोकने का मतलब है सीधे तौर पर कि आप लड़ाई को एक तरीके से उकसा रहे हैं
और लड़ाई के लिए आप उत्सुक दिखाई पड़ रहे हैं, तो ईरान ने चेतावनी दी है कि इसका जो अंजाम है वो बहुत बुरा होगा। लेकिन इन सब के बीच इस हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसकी नाकेबंदी को लेकर अमेरिका जिस तरह से उसकी नाकेबंदी कर रहा है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ईरान तो कह ही रहा है कि ये एक तरह की समुद्री डकैती है, लेकिन उसके पहले भी यहाँ अमेरिका के इन कोशिशों को लेकर कई सारे सवाल उठे हैं कि आखिर किस अधिकार के साथ अमेरिका वहां पर नाकेबंदी कर रहा है। बिल्कुल समीर जी, इसको लेकर सवाल उठे कि किस अधिकार से यहाँ नाकेबंदी की जा रही है, अमेरिका कैसे नाकेबंदी कर रहा है। आपका समुद्री क्षेत्र नहीं है, आप दुनिया के दरोगा नहीं है कि आप जो है हिंद महासागर में आकर या अरब सागर में आकर जो है आप वहाँ अपनी सेना लगाएं। इसका मतलब आप समुद्री डकैती पर साफ तौर पर उतरे हुए, और ईरान ने इसको समुद्री डकैती ही कहा है। और समीर जी, हम लोगों ने भी इसको समुद्री डकैती ही कहा था। ईरान आज कह रहा है, हमने पहले ही कह दिया था कि ये समुद्री डकैती है, तो अब समुद्री डकैती ईरान भी इसको कह रहा है। यूएस का जो सेंट्रल कमांड है उसने इसका विजुअल जारी करते हुए हम लोगों के साथ चल रहा है विजुअल, वो यूएस सेंट्रल कमांड ने उसको जारी किया है, और उसने एक ट्वीट किया, और वो उस ट्वीट में उसने भी लिखा कि भाई ये जो मरीन हेलीकॉप्टर से एम्बो CSS शिप USS से निकले और अरब सागर के ऊपर से उड़ते हुए MV टॉस्का पर चढ़कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। 19 अप्रैल को मरीन ने ईरानी झंडे वाले इस जहाज पर रस्सियों से सारे नीचे उतरकर धावा बोला। ये सब उसने अपना जारी किया, वो जानकारी दी है, ब्यौरा दिया है। और इधर खत्म अल अनबिया के केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने भी इसको बताया है, इसके बारे में जो अमेरिकी नौसेना ने ये किया है, इसको एक आपराधिक अभियान कहा है। अमेरिकी खत्म अल अनबिया के प्रवक्ता ने वो कह रहे हैं कि आक्रामक संयुक्त राज्य अमेरिका ने ओमान सागर के जल क्षेत्र में एक ईरानी व्यापारी जहाज पर गोलीबारी करके और जहाज के डेक पर अपने कई आतंकवादी सैनिकों को उतारकर उसके नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया और इस तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन किया और समुद्री डकैती को अंजाम दिया। हम चेतावनी देते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सशस्त्र सेनाएं जल्द ही अमेरिकी सेना द्वारा की जा रही इस सशस्त्र डकैती और जवाबी कार्रवाई का जवाब देंगी। और इसको जो इसमें इसके बाद ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की भी है। ड्रोन हमलों के जरिए इलाके में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य जहाज़ों को निशाना बनाया। तो ये अब जो जिस तरीके से वहाँ एक नई तरह की लड़ाई को आमंत्रित किया गया है अमेरिका की ओर से, उसको देखते हुए लग रहा है कि अब ये युद्ध जो अभी चला था, 40 दिन तक लड़ाई चली, उसके बाद किसी तरीके से 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ, लेकिन युद्ध विराम का अमेरिका की ओर से उल्लंघन होने के बाद अब ये लड़ाई फिर से शुरू होगी और अब की बार और भी ज़्यादा भीषण होगी। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, अब की बार और ज़्यादा भीषण होगी। और एक तरीके से कहा जाए कि ये अब इसकी तैयारियां दोनों तरफ से हो चुकी हैं। और एक खबर जो है वो ये है कि ईरान ने अपने लॉन्चिंग पैड जो हैं और ड्रोन फैक्ट्रीज जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से उत्पादन उनका शुरू किया है और 15 दिन में उसने बहुत तेज़ी के साथ उसका उत्पादन किया है। यानी लगभग 2 से 3 साल तक वो लड़ाई को खींच सकता है, ये उसने स्पष्ट कर दिया है। संसद की वहाँ के जो अध्यक्ष हैं मजलिस जो कहलाती है, मोहम्मद बागिर गलिबाफ, उन्होंने शनिवार को एक टेलीविजन इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि भाई ठीक है, अमेरिका की सेना हमसे बड़ी है, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और उनके पास हमले करने का अनुभव भी ज़्यादा है, लेकिन रणनीतिक तौर पर वो चूक कर जाते हैं और रणनीति हमारी मजबूत है, इसीलिए हम जो है वो लड़ने की मतलब भर रहे हैं, दम भर रहे हैं हम, और हम इसको लड़ेंगे और आखिरी दम तक हमारा एक भी सैनिक जिंदा रहेगा तो आखिरी दम तक इसको लड़ा जाएगा। तो ईरान ये स्पष्ट कह रहा है कि उसका एक भी सैनिक अगर जिंदा रहेगा तो वो साफ तौर पर लड़ता रहेगा। डॉक्टर आरिफ हैं ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति और उन्होंने भी इसको लेकर जो है एक ट्वीट किया है समीर जी, और उसको हम लोग देख सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, उस डॉक्टर आरिफ ये ईरान के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं और उन्होंने ट्वीट किया है, अभी है प्रथम वहाँ पर उपराष्ट्रपति है, माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर आरिफ, और लिख रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा मुफ्त नहीं है। कोई भी ईरान के तेल निर्यात पर रोक लगाकर दूसरों के लिए मुफ्त सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकता। चुनाव साफ है, या तो सभी के लिए एक मुफ्त तेल बाजार हो या फिर सभी को भारी कीमत चुकाने का जोखिम उठाना पड़े। वैश्विक ईंधन की कीमतों में स्थिरता ईरान और उसके सहयोगियों पर पड़ रहे आर्थिक और सैन्य दबाव के निश्चित और स्थायी अंत पर निर्भर करती है। यह उनका ट्वीट है और इस तरीके से बिल्कुल साफ कर दिया है ईरान ने कि वहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका अधिकार है और वहाँ टोल लेना या फिर किसी वहाँ पर मुफ्त आवागमन की सुविधा देना, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इसमें किसी दूसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और दूसरी ओर अमेरिका जिस तरह से वहाँ हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कर रहा है, उसको लेकर अमेरिका की इस जो कार्रवाई है
इस पर सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका का उस समुद्री क्षेत्र में, उस जल क्षेत्र में क्या अधिकार है, क्यों कर रहा है। और निश्चित तौर पर यह कार्रवाई एक तरीके से समुद्री डकैती जैसी ही है, जिसको ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने समुद्री डकैती की है और डकैतों की तरह व्यवहार किया है, उसके जहाज को कब्जे में लिया है और उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब ये चेतावनी, और ईरान की चेतावनी यूं ही होती भी नहीं है, क्योंकि जब उकसाया गया अमेरिका की ओर से, हमले किए गए, चाहे अमेरिका ने किया हो चाहे इजराइल ने किया हो, उसका चेतावनी और फिर उसका जवाब बिल्कुल साफ तौर पर दिया गया है और बहुत ही खतरनाक तरीके से। बिल्कुल समीर जी, बहुत खतरनाक तरीके से उसका जवाब दिया गया है और ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई वार्ता नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई वार्ता नहीं होगी। और वार्ता की जो खबरें चलाई जा रही हैं वो सब झूठी हैं। ये कहा गया है, जो इरना है, जो वहाँ की आधिकारिक सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसने 3 सिलसिलेवार किस्तों में ट्वीट किया। समझिए, वो ट्वीट हम लोग देख सकते हैं और क्या लिखा उन ट्वीट में वो आप बता सकते हैं। जी, जो ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है इरना, उसका कहना है कि अमेरिका की अत्यधिक मांगें, अनुचित और अवास्तविक अपेक्षाएं, अपनी स्थिति में बार बार बदलाव, लगातार विरोधाभास और तथाकथित नौसैनिक नाकाबंदी जो संघर्ष विराम की सहमति का उल्लंघन करती है, साथ ही धमकी भरी बयानबाजी ने अब तक बातचीत में प्रगति को बाधित किया है। इन परिस्थितियों में रचनात्मक बातचीत की संभावनाएं धूमिल बनी हुई हैं। अमेरिका द्वारा प्रकाशित की गई खबरें उनके दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा हैं और ये एक दोषारोपण का खेल है, यानी ब्लेम गेम है, जिसका मकसद ईरान पर दबाव बनाना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि यहाँ अब कोई बातचीत की अब संभावना नहीं है और जो ये खबरें आ रही हैं वो अमेरिका की ओर से या अमेरिकी प्रशासन की ओर से दी गई सूचनाओं के आधार पर आ रही हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। यानी ईरान की तरफ से पूरी तरह से इसको खारिज कर दिया गया है, किसी भी तरह की शांति वार्ता की संभावना। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, कोई भी शांति वार्ता जो है वो अशांति में नहीं हो सकती, ये एक तरीके से स्पष्ट कर दिया गया। चूँकि अमेरिका लगातार अशांति फैला रहा है और इसलिए कोई भी जो है वो बातचीत नहीं हो सकती। इस्माइल बाकाई हैं, जो वहाँ के स्पोक्स पर्सन हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने समीर जी साफ तौर पर कहा है कि ईरान के बंदरगाहों या तटरेखा की अमेरिका द्वारा की गई तथाकथित नाकेबंदी न केवल पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम का उल्लंघन है, बल्कि ये गैर कानूनी और आपराधिक भी है और ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2.4 का उल्लंघन करता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 33/14/1974 के अनुच्छेद 3C के तहत आक्रामकता का कृत्य माना जाता है, जिसमें किसी देश के बंदरगाहों या तटों की नाकाबंदी को स्पष्ट रूप से ऐसे कृत्यों में शामिल किया गया है। इसके अलावा ईरानी आबादी को जानबूझकर सामूहिक दंड देने का यह कृत्य युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध के समान है। तो ये इस्माइल बाकाई ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये युद्ध अपराध है जो नाकेबंदी की जा रही है और ये संघर्ष विराम का उल्लंघन है। बिल्कुल, ये संघर्ष विराम का उल्लंघन है और इसीलिए अब ईरान स्वतंत्र है इस संघर्ष विराम के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और वो जो कहा जा रहा है, जो ईरान के कॉमर्शियल जो वहाँ पर पोत है, जहाज़ है, उसको रोकने की, जो कब्जा करने की कोशिश की गई है, अब उस पर हमले करने की खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी अमेरिका के ही कब्जे में है या उसको कब्जे से वापस लिया गया, इस बारे में अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आते हैं तो हम आपको बताते हैं। लेकिन अब जंग की संभावना, आशंका जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अगर इसी तरीके से ईरान के जहाज रोके गए या हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे जहाज़ों को रोकने की कोशिश की गई तो फिर ये जंग होगी। वहाँ पर उस अधिकार को, जहाँ पर ईरान अपना अधिकार समझता है, वहाँ ज़बरन घुसपैठ की जा रही है अमेरिका की तरफ से। ये साफ साबित हो गया है और इस घुसपैठ के लिए, इस तरह की नाकेबंदी के लिए अमेरिका को चेतावनी नेटो की ओर से भी मिल चुकी है, यूरोपियन देशों की ओर से भी मिल चुकी है और चीन, रूस से भी मिल चुकी है। अब अगर ये जंग बढ़ती है तो एक बार फिर ईरान के समर्थन में जो विश्व जनमत होगा वो कहीं ज़्यादा नज़र आएगा और अमेरिका के साथ दिखाई नहीं पड़ेंगे दुनिया भर के देश। यहाँ तक कि अब अमेरिका अपने देश में भी अकेले पड़ा हुआ है, अलग थलग पड़ा हुआ है, वहाँ भी आलोचना हो रही है, लेकिन उसको ये लगा होगा कि शायद नाकेबंदी करके हम कुछ हासिल कर सकते हैं। पर बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब ईरान भी अपनी नौसेना वहाँ पर उतार चुका है और
दोनों के बीच अगर एक बार फिर जंग होती है तो ये खतरनाक होगी। और अब की बार ऐसा लग रहा है कि इस लड़ाई में दूसरे देश भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई जिस तरह से समुद्री रास्ता रोकने की हो रही है उससे फिर पूरी दुनिया को ही नुकसान हो रहा है। बिल्कुल समझिए, पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। पूरी दुनिया के सामने एक नया संकट जो है वो पैदा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ डकैती डालने आए क्यों हैं भाई? अपनी सेना को डकैती डालने भेजा क्यों है? दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय आप सीमा के अंदर आकर और डकैती डाल रहे हैं, आप वहाँ रहजनी कर रहे हैं। मतलब समुद्री डाकू जो हैं सोमालिया के अब तक प्रसिद्ध थे, यहाँ अमेरिका आ गया। सोमालिया के समुद्री डाकू शर्म कर रहे हैं कि भाई ये ट्रंप तो हमसे बड़ा समुद्री डाकू निकला। तो ये तो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि बहुत गंभीर परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि समुद्री डाकुओं के बीच अब प्रतिस्पर्धा हो जाएगी कि ट्रंप बड़े समुद्री डाकू हैं कि सोमालिया के समुद्री डाकू बड़े समुद्री डाकू हैं। तो ये समझिए ईरान इसको समुद्री डकैती ही साफ तौर पर कह रहा है। बिल्कुल, ये समुद्री डकैती इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पर उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन उसने अपनी सेना उतार दी है, नौसेना, और ईरान के जहाज़ों को रोक रहा है, उधर से गुजरने वाले और देशों के जहाज़ों को भी चेतावनी दे रखी है। तो ये अब एक समुद्री डकैती की ही तरह है, यानी एक नई जंग को, नए सिरे से जंग को आमंत्रित किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, एक चीज़ और भी है अमलेंदु जी कि ये जब युद्ध विराम समझौता हो रहा है उसके पहले से ही इसके लिए कोशिश लगातार ट्रंप करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल भी इस वार्ता को, युद्ध विराम समझौते को मानेगा, लेकिन इजराइल ने तो पहले ही दिन से, शुरुआत से ही इसका उल्लंघन करना शुरू किया और अमेरिका ने भी उल्लंघन करना शुरू किया। और उसके बावजूद अभी दूसरे दौर की वार्ता के लिए तैयारी की जा रही है। अमेरिका की ओर से भी कहा जा रहा है कि जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में वहां प्रतिनिधिमंडल जाएगा इस्लामाबाद वार्ता करने के लिए, लेकिन ईरान की ओर से अब स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई वार्ता नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, ईरान की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कोई वार्ता नहीं होगी, और जो मौजूदा परिस्थितियां उनमें कोई वार्ता हो भी नहीं सकती है, क्योंकि ये साफ तौर पर एक तरह से कहा जाए ये सीज फायर का उल्लंघन है, इसकी हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी। इधर समीर जी, जो अल मयादीन एक जो मीडिया आउटलेट है उसके साथ एक इंटरव्यू में पूर्व यूएस के मरीन अधिकारी हैं और यूएन के हथियार निरीक्षक हैं स्कॉट रिटर, उन्होंने तर्क दिया है कि ईरान पर यूएस इजराइल युद्ध के नतीजों ने शक्ति संतुलन को बदल दिया है, और उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान यह युद्ध जीत गया है, जिससे अमेरिका अब अपनी शर्तें थोपने की स्थिति में नहीं रहा। और उन्होंने समझाया कि ईरान पाकिस्तानी मध्यस्थों के साथ मिलकर दुश्मनी को सार्थक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जिससे लंबे समय तक स्थिरता का रास्ता खुल सकता है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यूएस की घरेलू राजनीति इस प्रक्रिया को और मुश्किल बना रही है। रिटर के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खेल खेल रहे हैं, क्योंकि ईरान की शर्तें मानने का मतलब होगा इस सच्चाई पर मोहर लगाना कि अमेरिका हार गया है और अहम मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और समीर जी, मैंने कल ही जो न्यूज़ पॉइंट में ये बात कही थी कि ट्रंप की जो रणनीति है वो ये है कि किसी तरीके से अभी सीज फायर को जो है बढ़ाया जाए और इसको मध्यावधि चुनाव जो अमेरिका में होने नवंबर में तब तक इसी तरीके से एक्सटेंशन खींचा जाए, क्योंकि उससे पहले अगर किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे तो फिर ये माना जाएगा कि ट्रंप हार गए हैं, और ट्रंप हारते हुए दिखना नहीं चाहते हैं उस मध्यावधि चुनाव से पहले। तो ये अब यही बात जो है समीर जी, इसको लेकर जो है ये यूएस के ही पूर्व मरीन अधिकारी हैं और यूएन के हथियार निरीक्षक हैं स्कॉट रिटर, ये कह रहे हैं अल मयादीन के साथ बातचीत करते हुए बिल्कुल कि यहाँ पर अमेरिका ईरान अब इस युद्ध में नतीजों ने शक्ति संतुलन को बदल दिया है। और ये शक्ति संतुलन की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं। शक्ति संतुलन इसलिए बदल दिया है कि इस लड़ाई ने अमेरिका की जो सुप्रीमेसी थी उसको पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है, और यहाँ तक कि जो एक कई स्तरों पर उसको बेनकाब किया है, चाहे वो शक्ति के स्तर पर हो, चाहे वो डिप्लोमेसी के स्तर पर हो, चाहे वो खुफिया इंफॉर्मेशन जानकारी के स्तर पर हो, और चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो। यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर भी ईरान का कुछ नहीं कर पाया है। और यहाँ जो मध्य पूर्व के देशों में जो अभी तक अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते थे, डिपेंडेंट रहते थे कि वो बहुत उनकी अमेरिका की वजह से वो सिक्योर हैं, उनकी भी आंखें लगता है कि खुल गई हैं, और अब वो भी अमेरिका के साथ अपने रिश्तों की समीक्षा कर रहे हैं। तो ये शक्ति संतुलन और जो यहाँ की जो एक जियोपॉलिटिक्स है, दोनों में एक बड़ा बदलाव आता दिखाई पड़ रहा है।
बिल्कुल समीर जी, ये जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और इस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका जो अब तक दादा हुआ करता था उसकी दादागिरी ख़त्म हो रही है और ईरान उसको बड़ी चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच समीर जी, ईरान के एक सांसद हैं इब्राहिम अजीज़ी, और उन्होंने कहा है कि ईरान कभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा और उन्होंने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को इस्लामी गणराज्य की राष्ट्रीय संप्रभुता का अभिन्न अंग बताया है और जो पूर्णतः ईरानी अधिकार क्षेत्र में रहेगा। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC के पूर्व कमांडर हैं और ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के अध्यक्ष हैं इब्राहिम अजीज़ी। उन्होंने रविवार को तेहरान में BBC संवाददाता को एक साक्षात्कार में ये टिप्पणियां की और जब अजीज़ी से पूछा गया कि क्या तेहरान कभी जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण छोड़ेगा, तो उन्होंने जवाब दिया मजबूती के साथ कि कभी नहीं, यह हमारा अविभाज्य अधिकार है। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों के गुजरने की अनुमति सहित आवागमन के अधिकार का निर्णय ईरान ही करेगा और उन्होंने कहा कि सिद्धांत को कानून के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम संसद में संविधान के अनुच्छेद 110 पर आधारित एक विधेयक पेश कर रहे हैं जिसमें पर्यावरण, समुद्री सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल है और सशस्त्र बल इस कानून को लागू करेंगे। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान के साथ अमेरिका इजराइल युद्ध ने दुश्मनों का सामना करने में ईरान की सबसे शक्तिशाली संपत्तियों में से एक के रूप में जल डमरू मध्य के महत्व को मजबूत किया है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ईरान किसी कीमत पर उस स्टेट्स पर उसका जो अधिकार है उससे वो पीछे हटने वाला नहीं है और ये कहीं से दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका एक तरीके से तो वहाँ उस पर छोड़ ही दिया था, लेकिन ये वार्ता की आड़ में एक बार फिर वहाँ एक नाकेबंदी करने की कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश भी डोनाल्ड ट्रंप की उनको पीछे हटने पर मजबूर करेगी, क्योंकि अब ईरान ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है। और केवल सांसद ही नहीं, जो तमाम जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं और एनालिस्ट हैं, वो भी इस मामले में इन सारी चीज़ों पर यही कह रहे हैं कि इसमें ईरान किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है और न ही जो अब तक की जो परिस्थितियां हैं वो कहीं से ये बता रही हैं कि ईरान पीछे हटेगा। अभी तक ईरान बिल्कुल एक आगे ही दिखाई पड़ा है हर मोर्चे पर। तेहरान विश्वविद्यालय के शोधकर्ता हैं मोहम्मद इस्लामी, वो कहते हैं कि युद्ध के बाद ईरान की पहली प्राथमिकता प्रतिरोध क्षमता को बहाल करना है और हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के प्रमुख रणनीतिक लाभों में से एक है। तेहरान इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार है कि ईरान के जो हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए बनाए गए नए ढांचे से अन्य देशों को कैसे लाभ हो सकता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य नियंत्रण है। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट तो एक तरीके से ईरान के लिए एक उपलब्धि हो गई। अभी तक उसका वो नहीं था कि कैसे इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल करे, लेकिन अब उसके पास एक ये नई चीज़ आ गई है कि उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल करे और इससे वो पैसा कमाए। बिल्कुल, इससे पैसा कमाए। और समीर जी, और इसको लेकर हालांकि जो UAE के राजनयिक सलाहकार हैं डॉक्टर अनवर गरगाश, उन्होंने ईरान की हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कार्रवाई को शत्रुतापूर्ण समुद्री डकैती करार दिया था। इस पर जवाब देते हुए जो अजीज़ी हैं उन्होंने पलटवार किया और कहा कि फारस की खाड़ी के वे समुद्री डाकू हैं जिन्होंने हमारे क्षेत्र को अमेरिकियों को बेच दिया। यानी कि जो खाड़ी के देश जहां अमेरिकी अड्डे हैं, असली समुद्री डाकू ये हैं जिन्होंने इस क्षेत्र को अमेरिका को बेच दिया। और उन्होंने कहा कि वाशिंगटन दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री डाकू है, क्योंकि पश्चिम एशिया में उसके व्यापक सैन्य अड्डे हैं जिनमें से कई को 40 दिनों के युद्ध के दौरान ईरानी ड्रोन और मिसाइलों द्वारा निशाना बनाया गया था। और उन्होंने जोर देकर कहा कि हमने हमेशा कहा है कि हमें अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो यानी ये साफ तौर पर स्पष्ट किया जा रहा है कि अमेरिका सबसे बड़ा समुद्री डाकू है और ईरान किसी भी तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना अब कब्जा नहीं छोड़ेगा। ये चूंकि उसका समुद्री क्षेत्र है, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता का उसका मामला है, इसलिए वो किसी हाल में इसको नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका जो नियंत्रण है और ये नियंत्रण उसको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक मिला हुआ है, जो समुद्री जल क्षेत्र में वहाँ पर जो तमाम देश होते हैं उनके आसपास समुद्री क्षेत्र पर उनको अधिकार मिला होता है। उसी के तहत ईरान वहाँ पर अपना अधिकार जता रहा है। ईरान और ओमान वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वहाँ पर कंट्रोल करते हैं उसको, और जाहिर सी बात है कि इस कंट्रोल को वो क्यों छोड़ेगा तब वो छोड़ेगा जब वो इनसे युद्ध में मात खा रहा होता,
या उसको कोई परेशानी हो रही होती या फिर वो आगे लड़ने की उसकी क्षमता खत्म हो गई होती। यहाँ तो बार बार ये बयान आ रहे हैं कि किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये लड़ाई वो लगातार लड़ भी रहे हैं। 40 दिन की लड़ाई में कहीं भी पीछे नहीं दिखाई पड़ा है ईरान, बल्कि अमेरिका और इजराइल दोनों हर मोर्चे पर पीछे दिखाई पड़े हैं। और यहाँ तक कि इतना इस तरह से पीछे होने की वजह से जो एक फ्रस्ट्रेशन था वो दिखाई पड़ा कि कैसे स्कूलों और हॉस्पिटल्स पर हमले किए गए हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर। लेकिन इन सब के बीच जो ईरान का ये स्टैंड है बहुत स्पष्ट है, चेतावनी दी है कि आप अगर वहाँ पर नाकेबंदी जारी रखते हैं, ईरान के जहाज़ों को रोकते हैं, तो उसका फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब शांति वार्ता की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप एक तरफ युद्ध विराम करिए, फिर युद्ध विराम का उल्लंघन करिए और आप उसके बावजूद ये उम्मीद किए रहिए कि शांति वार्ता होती रहेगी। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका तो ये है कि किसी तरीके से टाइम काटना है नवंबर तक का, वहाँ मध्यावधि चुनाव हो जाए। और ईरान इस बात को बखूबी समझ रहा है। इसीलिए शुरू से भी जब ये युद्ध विराम समझौता हुआ था उसी दिन कहा था कि हमको अमेरिका पर भरोसा नहीं है, और आखिरकार उस भरोसे को लगातार तोड़ा गया अमेरिका की ओर से। बिल्कुल उसको भरोसे को तोड़ा गया। और कल समीर जी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल पर एक पोस्ट किया था, सुबह सुबह सो के उठे थे और सुबह सो के उठते उन्होंने पोस्ट किया था, और वो इस बात का संकेत था कि वो आज वार्ता होनी है और उनका प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, उन्होंने कहा था। लेकिन अभी तक वार्ता की कोई नहीं है। जो ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई वार्ता नहीं है और ये पश्चिमी मीडिया फालतू की खबरें फैला रहा है। जो ट्रंप ने तो सोशल पर लिखा था, जो कल जो सुबह सुबह लिखा था, उसको आप बता सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था, जो ये बता रहा था कि किस तरीके से अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जा रहा है वार्ता करने के लिए इस्लामाबाद। आज वार्ता होनी है, ये वो बता ये ट्रंप को, जिसको सिरे से खारिज किया है ईरान ने कि कहीं कोई वार्ता नहीं हो रही है, ये फालतू की बातें हैं। और जबकि ट्रंप उसको ट्वीट करके बता रहे हैं, लिख रहे हैं ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप की, ईरान ने कल हॉर्मुज स्ट्रेट में गोलियां चलाने का फैसला किया। ये हमारे युद्ध विराम समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन है। उनमें से कई गोलियां एक फ्रांसीसी जहाज़ और यूनाइटेड किंगडम के एक मालवाहक जहाज़ को निशाना बनाकर चलाई गई थी। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था है। और मेरे प्रतिनिधि इस्लामाबाद जा रहे हैं, वे कल शाम वहां बातचीत के लिए पहुंचेंगे। ईरान ने हाल ही में घोषणा की कि वे जल डमरुमध्य को बंद कर रहे हैं, जो कि अजीब बात है क्योंकि हमारी नाकेबंदी ने इसे पहले ही बंद कर दिया है और वे अनजाने में हमारी मदद कर रहे हैं। हम इस मार्ग के बंद होने से नुकसान उन्हीं का हो रहा है। हर दिन $500 मिलियन का संयुक्त राज्य अमेरिका का इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं कि इससे जो कुछ हो रहा है, ये है वो डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रुथ सोशल पर उन्होंने लिखा है कि नुकसान इससे हो रहा है ईरान का, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है। अब अमेरिका को दिक्कत नहीं है तो फिर आप वार्ता करने के लिए इतने लालायित क्यों हैं? आगे ये भी लिख रहे हैं कि एक बहुत ही निष्पक्ष और उचित समझौता पेश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अमेरिका ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को तबाह कर देगा। अब और नरमी नहीं, वे बहुत तेज़ी से और आसानी से घुटने टेक देंगे। और अगर वे इस समझौते को स्वीकार नहीं करते हैं तो जो करना ज़रूरी है और जो पिछले 47 सालों से दूसरे राष्ट्रपतियों द्वारा ईरान के साथ किया जाना चाहिए था, उसे पूरा करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। अब ईरान की इस तबाही मचाने वाली मशीन को ख़त्म करने का समय आ गया है। यानी अब वो उस धमकी पर उतर गए हैं जो लड़ाई शुरू होते समय दी गई थी, यानी जो बाद में वो धमकी आ गई थी कि पूरी सभ्यता को नष्ट कर देंगे, उससे फिर पीछे हट गए। लेकिन अब ये सारी धमकियां डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इन धमकियों को खुद ही मजाक बना दिया है, तो ईरान तो उसको मजाक समझेगा ही, अमेरिका की जनता भी मजाक समझ। बिल्कुल समझिए, अमेरिका की जनता भी मजाक समझ रही है और अमेरिका की जनता में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है उनको हो रहा है ट्रंप साहब को। मतलब अमेरिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर रही है, इसका विरोध करती है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप साहब की बातें आ रही हैं, उसका जिस तरीके से ईरान अब जवाब दे रहा है, इससे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि अब ये वार्ता अभी तो नहीं होनी है फिलहाल। समझिए आज तो कम से कम नहीं होनी है। और अगर हो सकता है कि आज ही जंग छिड़ जाए, चूँकि अगर ये जहाज़ नहीं छोड़ा जो जिसको अपहरण कर लिया है अमेरिका ने, तो उसके बाद फिर हो सकता है कि अभी ये पलट के वार करे ईरान, और वार करता है तो फिर एक नौसेना की जंग छिड़ जाएगी, निश्चित तौर पर ये देखा जा सकता है। तो क्या ट्रंप यही चाहते हैं कि ईरान जो है वो भी सीज फायर का उल्लंघन करे? लग तो ऐसा ही रहा है वो चाहते हैं, लेकिन ईरान अभी समझदारी से काम ले रहा है। अच्छा, एक चीज़ और अमलेंदु जी, ये जो उनका जो ट्रुथ सोशल पर उन्होंने लिखा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उनको छोड़कर बाकी पूरी दुनिया
बेवकूफ़ है। वो लिख रहे हैं कि ईरान की ओर से गोलीबारी की गई और गोलियां बरसाई गई, और वो जहाज़ कहाँ के थे? फ्रांसीसी जहाज़ थे और यूके के थे या ब्रिटेन के जहाज़ थे, यानी उनके जहाज़ों पे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब कि उनकी इस बात से ब्रिटेन और फ्रांस तुरंत भड़क जाएं और ईरान के ऊपर हमला कर दें या इनके साथ आ जाएं कि चलो ठीक है, ईरान तो बहुत गलत कर रहा है। हाँ, और इसमें भारत का नाम नहीं लिया, भारत के जहाज पे भी हुई थी। हाँ, जबकि भारत के जहाज पर हुई थी, उनको रोका गया था, और यहाँ तो बाकायदा ईरान के एम्बेसडर को बुला के आपत्ति दर्ज कराई गई, यूएन में भी उठाया गया मसले को। तो ये भारत का नाम क्यों नहीं लिया? मोदी से दोस्ती क्या कमजोर पड़ गई है, या चुनाव में लगे हुए मोदी जी, इसकी बात नहीं हो रही है? ट्रम्प से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी गया तो उस पर वो खामोश हो गए, कुछ बोले। थैंक यू कहकर चले गए, थैंक यू कहकर चले गए, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने एक और जो ट्वीट किया समीर जी, और उसमें उन्होंने जो लिखा था, उन्होंने वो यही कहा था कि भाई हमने किस तरीके से जहाज पे हमला किया, जो इसका जहाज था ईरान का, इसको लेकर कहा। लेकिन CNN की रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है कि ईरानी जो अधिकारी हैं उन्होंने इस घटना को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया, और ये लोग हम लोग भी कह रहे हैं और ईरान के उसके बता रहे हैं। और ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका जब तक ब्लॉकेड नहीं हटाता तब तक वह अपने दूत को पाकिस्तान वार्ता के लिए नहीं भेजेगा, ये स्पष्ट कर दिया है। और हम लोगों ने वो इरना का बताया भी कि इरना ने साफ तौर पर कहा है कि ये खबरें झूठी हैं, हमारा कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं जा रहा है और हम इसको सीज फायर का उल्लंघन मान रहे हैं जो ब्लॉकेट किया हुआ है अमेरिका ने। जब तक ये ब्लॉकेट नहीं हटता है तब तक कोई वार्ता नहीं हो सकती। तो ट्रम्प साहब के चाहे JD वेंस जाएं और चाहे ट्रम्प साहब खुद जाएं, क्योंकि कल तो वो कह रहे थे मैं खुद भी चला हूँ, खुद भी जाने को तैयार है, तो आप खुद जाइए, कहीं जाइए, लेकिन अब ये नहीं होगा। लेकिन समीर जी, ईरान के उप विदेश मंत्री हैं और उनका कहना है कि अमेरिका विरोधाभासी बयान देता है, ईरान कूटनीति के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन दूसरे पक्ष को अपनी अत्यधिक मांगें छोड़नी होंगी और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना होगा। ईरान कभी भी अपने साथ अपवाद जैसा बर्ताव स्वीकार नहीं करेगा, प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन के परिणाम होंगे। ईरान अपने दायित्वों का पालन करेगा और अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। यानी कि स्पष्ट कहा जा रहा है, ईरान के तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी तरफ से, जो सरकार में के लोग हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है कि ईरान किसी भी हाल में अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेगा और किसी भी हाल में ईरान झुकने वाला नहीं है। जो आप 40 दिन के युद्ध में हासिल नहीं कर पाए ईरान का सरेंडर, वो आप वार्ता में भी नहीं करवा सकते हैं, और ईरान जंग के लिए तैयार है अगर ट्रम्प साहब की इच्छा यही है कि जंग हो। या बिल्कुल, चूंकि ईरान कह चुका है कि अभी तक अमेरिका जो कुछ जंग में हासिल नहीं कर पाया वो सोच रहे हैं कि उसको हम वार्ता के जरिए या युद्ध विराम के जरिए हम हासिल कर सकें, लेकिन यह संभव नहीं है। ईरान को पता है कि आप वार्ता को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लेकर आप कितने ईमानदार हैं, और आप यहां तक उतर आए हैं कि समुद्र में अब डकैती आप डालने की स्थिति में आ गए हैं और ईरान के जहाज़ों को दूसरे जहाज़ों को रोक रहे हैं। लेकिन अमेरिका की इस कार्रवाई का विरोध पूरी दुनिया में हो रहा है कि किस तरह से, किस अधिकार से वो हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कर रहा है। लेकिन अब जो चेतावनी दी जा रही है, अब उसके बाद ट्रंप का भी नहीं आया कि JD वेंस गए या नहीं। बीच में यह भी खबर आ रही थी, इस बार उपराष्ट्रपति JD वेंस ने जाने से मना कर दिया है, उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। हालांकि जब राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दिया है, यानी उन्होंने सूचना दे दी है, तो अगर वो भेजेंगे तो उनको आना ही पड़ेगा। पर अभी तक कोई सूचना नहीं है कि आज शाम को वार्ता करने के लिए उनका प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल कोई सूचना नहीं समीर जी। और जो अल मयादीन है मीडिया आउटलेट, उसने इस्लामाबाद से खबर दी है अभी कि अभी जो इस समय वहाँ जो हालात हैं उससे कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का कोई नया दौर शुरू होगा। और ईरान ने अभी तक तय नहीं किया है कि वह अमेरिका के साथ बातचीत के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल भेजेगा या नहीं। और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, उसके अनुसार तेहरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक समुद्री नाकेबंदी लागू रहती है। इस तरह उसने कूटनीतिक प्रगति को प्रभावी रूप से उन दंडात्मक उपायों को हटाने से जोड़ दिया है जो समुद्री परिवहन मार्गों को प्रभावित कर रहे हैं। यानी अब ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि ये पहले नाकेबंदी हटेगी तभी वार्ता की टेबल पर आएंगे, वरना ट्रंप साहब जो हैं जिससे वार्ता करना चाहे करें। और जैसा कि युद्ध के दौरान कहा था अमेरिका की ईरान के कमांडर ने कि ट्रंप को हमारी मिसाइलों से बात करने दो, तो ट्रंप साहब जो है फिर ईरान की मिसाइलों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर किसी तरह की अभी कोई सूचना ऐसी नहीं है कि आज वार्ता की मेज पर दोनों पहुंचेंगे या नहीं। ईरान ने तो स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है, लेकिन
अमेरिका की ओर से भी अभी तक जो ये दावा किया जा रहा था कि वहां से जेडी वेंस के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है, वही प्रतिनिधिमंडल जो पिछली बार वार्ता में गया हुआ था वो वहां जाएगा या नहीं जाएगा। यानी कुल मिलाकर स्पष्ट है कि कोई वार्ता फिलहाल वहां पर नहीं होने वाली है, जिसकी आज संभावना थी। संभावना इसलिए कि खुद डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा कर रहे थे, यानी एक दावा उनका और भी फर्जी निकला, ईरान ने मना कर दिया। और वो दावा इस तरह से कह रहे थे कि दोनों ही देश, दोनों पक्ष तैयार हैं इस बात के लिए कि वो वार्ता की मेज पर बैठेंगे। और वो किससे वार्ता कर रहे हैं, अब एक बार फिर ये चीजें रहस्य के घेरे में है, सवालों के घेरे में है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत किससे हो रही है। क्योंकि ईरान से जब कोई बातचीत होती है, उनकी कोई डिप्लोमेटिक बातचीत होती है तो ईरान बता देता है। पिछली बार जब वार्ता की तारीख तय हुई थी तो ईरान ने घोषणा कर दी थी, सूचना दी थी ट्वीट के जरिए, राष्ट्रपति ने भी, विदेश मंत्री ने भी। लेकिन अब की बार पूरी तरीके से ये मना किया गया है कि ईरान की ओर से कोई वार्ता नहीं हो रही है। फिर भी ट्रंप दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका ताज़ा तरीन कोई बयान नहीं आया है कि अब उनका प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है इस्लामाबाद या नहीं पहुंच रहा है। हालांकि इस्लामाबाद में भी तैयारियां ज़बरदस्त हैं इस वार्ता को लेकर। हाँ, इस्लामाबाद में तैयारियां हैं, कल से ही तैयारियां हैं। और कल जो है अमेरिका के 3 C-135 विमान जो पहुंचे वहाँ जाके उतरे नूर खान एयरवेज जो है उस पर। और ये बताया जाता है कि ये जहाज़ जो है ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके कार्गो विमान होते हैं, यानी उनकी सुरक्षा वगैरह का सामान सब लेकर पहले से पहुँचते हैं। तो इसका मतलब कि ट्रंप के जाने की भी वहाँ कोई ना कोई पहल रही होगी, तभी वो विमान पहुँचे हैं। लेकिन जब ईरान नहीं पहुंचा है तो ट्रंप साहब वहां जाके वार्ता किससे करेंगे? आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से। वो तो कहीं भी कर लो जाकर, तो उसके लिए इस्लामाबाद आने की जरूरत क्या है? आसिम मुनीर तो गए, आप गए थे। लेकिन समीर जी, इस बीच जो ईरान की मजलिस है, यानी जो संसद है, उसके जो अध्यक्ष हैं बागिर कलिबाफ, उन्होंने जो शनिवार को अपना एक इंटरव्यू दिया था ईरान के तमाम मीडिया चैनल्स पर, उन्होंने बहुत गंभीर बात कही और बड़ी बात कही। और उन्होंने कहा कि मेरे पास शहादत के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जी हाँ, यानी स्पष्ट कर रहे हैं तमाम वहाँ के जो पदाधिकारी हैं कि हम शहादत देने के लिए तैयार हैं, यानी आखिरी दम तक लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि बातचीत के दस्तावेज हों या युद्ध के मैदान के नक्शे, मेरे लिए दोनों एक समान हैं। मैं ईरान के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। तो समीर जी, ये राष्ट्रवाद का जज्बा जो है, असली जज्बा ये है, यहाँ के फर्जी राष्ट्रवादियों की तरीके से नहीं है। तो ये साफ तौर पर आ रहा है। जैसा कि वहाँ के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियन ने युद्ध के दौरान कहा था कि 14 मिलियन ईरानी जो हैं उन्होंने दस्तखत कर दिए कि हम अपना जान देने के लिए तैयार हैं, युद्ध लड़ेंगे। तो 14 मिलियन तो समीर जी ईरानी नागरिक जो है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो तो युद्ध के मैदान में उतरने को तैयार है। तो इससे कैसे लड़ेंगे ट्रंप साहब? ट्रेनिंग लिए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग लिए हुए हैं। तो आप इनसे कैसे निपटेंगे, अब ये मालूम पड़ेगा। जी बिल्कुल, वहां पर चूंकि, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूरे युद्ध के दौरान जिस तरह से 40 दिनों तक ईरान की सेना ने तो लड़ाई की, ईरान के जो शासन में है, सत्ता में जुड़े लोग हैं, वो अपना कूटनीतिक तरीके से रणनीति बना रहे थे। और यहाँ ईरान की जनता अपनी सरकार और अपनी सेना के साथ खड़ी दिखाई पड़ी थी, मनोबल बढ़ा रही थी। और इस मनोबल की वजह से ईरान ने ज़बरदस्त तरीके से मात दी, इजराइल को भी और अमेरिका को भी। और वही जज्बा लगातार बना हुआ है। अब तो ईरान में भी इस वार्ता के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए आगे न बढ़ने का दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरीके की वार्ता नहीं, अब की बार लड़ाई खत्म होनी चाहिए। यानी कोई युद्ध विराम नहीं, बल्कि अंतिम रूप से लड़ाई खत्म होनी चाहिए। यानी जो ईरान की सरकार अपनी 3 शर्तें रखे हुए है, जिसमें यह भी शर्त है कि आप लिखित आप हमको ये कहेंगे कि आप दोबारा हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, उसके लिए ईरान की जनता बिल्कुल सरकार पर दबाव बनाए हुए है। और ये दबाव लगातार दिखाई पड़ रहा है। और ईरान की सरकार भी अपनी 3 शर्तों के बिना किसी दूसरी शर्त पर वार्ता करने के लिए राजी नहीं है, ये साफ दिख रहा है। और अभी तो सीधे मना कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, उसको लेकर वहां पर नाराजगी है। और किसी तरह के युद्ध विराम समझौते पर युद्ध विराम आगे बढ़े या कोई स्थायी युद्ध विराम हो, उस संभावना से इनकार कर दिया है। तो बहुत इस समय स्थितियां जो पश्चिम एशिया की है, यानी जहां पर ईरान है और अरब देश है, उस जगह की स्थितियां और भी ज़्यादा सेंसिटिव होती जा रही हैं कि कहीं ये लड़ाई दोबारा फिर न शुरू हो जाए। क्योंकि अब 2 हफ्ते की जो मियाद थी वो भी ख़त्म हो गई है, उसका उल्लंघन भी लगातार हो रहा है। और अब जिस तरीके से दोनों देशों की नौसेनाएं आमने सामने दिख रही हैं, उसका फिर अंजाम क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, इसको लेकर। और फिर इसकी वजह से जब
आवागमन रुकेगा और तेल की कीमतें और शेयर मार्केट में पूरी दुनिया में उतार चढ़ाव जो आएगा उसको लेकर फिर पूरी दुनिया हलकान होने वाली है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और ये सब हो किसकी वजह से रहा है? ये अमेरिका की वजह से हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है और निश्चित तौर पे समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो युद्ध पिपासु हैं और युद्ध पे आमादा दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पे समझा जा सकता है। इस बीच समीर जी जो गालिबाफ हैं उन्होंने एक और बात कही और वो भी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया तो वह नाकाम रहा। वे 2-3 दिनों में ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहते थे। हमने 40 दिनों तक लड़ाई लड़ी। उन्हें लगा कि ईरान वेनेजुएला जैसा है, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। और उन्होंने नाटो को बुलाया, किसी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इसी के साथ साथ समीर जी जो ईरान के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने जो वहाँ का सरकारी टेलीविज़न है SNN, उसके साथ बातचीत में कहा कि असल में जो ये कहा कि सब पीट हेक्सेथ ने कहा कि इन्होंने इतना पैसा अगर यूनिवर्सिटीज़ पर स्कूलों पर खर्च किया होता जितना मिसाइल पे खर्च किया तो ईरान बड़ा समुन्नत राष्ट्र होता। तो भाई बिना यूनिवर्सिटीज़ के मिसाइल तो बन नहीं जाएंगी। तो इसी का जवाब जो है उन्होंने दिया है मसूद पेजेश्कियान ने, उनकी बाइट भी है, हम लोग सुन हाँ उसको बाइट सुन लेते हैं। क्या कहा है मसूद पेजेश्कियान ने पीट हेक्सेथ के उस बयान पर कि अगर यहाँ मिसाइलों पर जो खर्चा हुआ है अगर वो यूनिवर्सिटीज़ पर करते तो ये एक तरीके से जो उनको नसीहत दे रहे हैं, उस नसीहत के जवाब में मसूद पेजेश्कियान क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनकी बात को। اون نامردا با علم مشکل دارن، با عالم مشکل دارن، با تمدن و با آگاهی مشکل دارن. میدونن اگه قرار مملکت رو پای خودش بیسته این دانشمندان و علما و نخبگانن که میتونن کاری بکنن. دانشگاه چرا حمله کردی؟ با دانشگاه چه مشکلی داری؟ اگر دانشگاه ها نبودن همین موشک های ما هم نبودن. اگه دانشگاه ها نبودن و اگه این جوونا و نخبه ها نبودن این دفاع با این قدرت صورت نمیگیره. तो कह रहे हैं मसूद पेजेश्कियान की क्रूर दुश्मनों को साइंस और सभ्यता से दिक्कत है। ईरान की यूनिवर्सिटीज़ पर अमेरिकी इजरायली हमलों को लेकर उनका जो बयान है, उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती तो मिसाइलें भी नहीं होती। वे जानते हैं कि अगर देश को अपने पैरों पर खड़ा होना है तो वैज्ञानिक ही बदलाव ला सकते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है और उसका जीता जागता उदाहरण है कि एक आइसोलेटेड देश ईरान जो पिछले 3-4 दशक से प्रतिबंधों को झेल रहा है, उसने ऐसी मिसाइलें, ऐसे ड्रोन और अपने ही स्तर पर बनाए हुए हैं कि 40 दिनों तक वो अमेरिका और इजराइल दोनों से संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ता रहा और दोनों को मजबूर कर दिया पीछे हटने पर, उसके साथ वार्ता करने पर। बिल्कुल मजबूर कर दिया। और समझिए इन 15 दिनों के दौरान उसने अपने खजाने फिर से भर लिए ड्रोन और मिसाइल के। और ये अभी जो बाहर से लेकर आ रहे हैं कि साहब वहाँ से अरमदा आ रहा है कि अब्राहम लिंकन आ रहा है कि कौन सा जहाज चला रहा है, कहाँ से गोला बारूद आ रहा है, यानी ये इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। जबकि इनके पास खूब धन है, पैसा है, और उसके पास धन भी नहीं है, लेकिन वो तैयार कर रहा है। उसके 20 से ज़्यादा आपने वैज्ञानिक मार दिए, उसके बावजूद वो आपसे 40 दिन तक लड़ता रहा और आप उसे झुका नहीं पाए। वार्ता करने के लिए भी आपको पाकिस्तान के जरिए संदेश भिजवाना पड़ा कि भाई ट्रंप को माफ़ करो, वार्ता कर ली जाए, ये दिखाना पड़ा। लेकिन अच्छा, शायद हाँ 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ आपको। शायद जो कह रहे हैं वह पीट हेक्सेथ अब रक्षा मंत्री थे पहले, अब युद्ध मंत्री हो गए हैं। विभाग ही बदल दिया गया, वहाँ पर नाम बदल दिया गया। हमारे यहाँ नाम बदले जाते हैं, वहाँ भी नाम बदले जाते हैं, यहीं से सीखना है। यहाँ हो सकता है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यहाँ राष्ट्रपति से लेकर और सेना में बड़े पदों पर बैठे लोग और चाहे दूसरे लोग हों, वो वैज्ञानिक और बौद्धिक रूप से भी कितने सक्षम हैं और उच्च स्तरीय हैं। उच्च स्तरीय समीर जी, आपको याद होगा, याद उसी की बात पे हाँ आपको याद होगा हम लोगों ने फ्रांस के कमांडर की बाइट सुनवाई थी, अब इस समय नहीं है वरना फिर से सुनवाते। और उसने कहा, फ्रांस के कमांडर ने उसने कहा कि मैंने अली लारीजानी की इमैनुअल कांट पर 3 पुस्तकें पढ़ी हैं और इमैनुअल कांट पर ही अली लारीजानी की PhD थी। क्या नेतन्याहू या ट्रंप का लिखा हुआ आपने कुछ पढ़ा है? वो तो नेतन्याहू ट्रंप की बात कर रहा था, मोदी जी का भी लिखा हुआ कुछ पढ़ा है आपने? ज्ञानमान बहुत हैं जी। तो यही अब वो फ्रांस का कमांडर जो है सेना का, वो कह रहा है कि मैंने अली लारीजानी की 3 पुस्तकें पढ़ी हैं इमैनुअल कांट पे जी। कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू का लिखा हुआ आपने कुछ पढ़ा है?
समीर जी वहाँ जो सूचनाएं हैं, जो खबरें हैं, डॉक्टर सुरेश खैरनार हैं, प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता हैं, और वो भी पहले यही समझा करते थे कि ये ईरान जो है वो कट्टरपंथी मुल्लाओं का देश है और वहाँ महिलाओं को बहुत दबाया जाता है। 10 साल पहले वो यहाँ से एक जत्था लेकर गए फ़िलिस्तीन और गज़ा, और वो ईरान के रास्ते होकर गया, और ईरान के रास्ते जब वो गए तो वहाँ जाकर उनका जो स्वागत करने के लिए आई, तो वहाँ खुमैनी जो थे, जो पहले अयतुल्ला थे, उनकी बेटी जो थी उनका स्वागत करने के लिए आई, और बिल्कुल मतलब वो आई तो उनका सब कुछ, सब रास्ता दे रहे थे, लेकिन बिना किसी सुरक्षा के, बहुत सम्मान के साथ। तो अगले दिन फिर वो मिली, तो उनके बराबर में जो एक बैठे हुए थे, तो पूछा कि आप जानते हैं ये कौन है? तो उनका कि नहीं, ये हमको रिसीव करने आई। उनका रिसीव करने तो आई थी, ये अयतुल्ला अली खुमैनी जो हैं उनकी बेटी हैं और यहाँ की सांसद हैं। तो वो चौंक गए, तो उनका अच्छा आप भी बता दीजिए। तो उन्होंने बताया कि ये जो यहाँ का जो मिसाइल कार्यक्रम है, मैं उसका चीफ हूँ। तो वो फिर चौंक के फिर वो तेहरान यूनिवर्सिटी गए, वहाँ एक कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ अहमदीनेजाद उस समय राष्ट्रपति थे, वो उनके साथ मंच पर थे, तो उनके साथ बातचीत हुई, तो मालूम पड़ा कि वही तेहरान यूनिवर्सिटी जो उसमें 60% तो महिलाएँ हैं, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है मतलब सरकारी वो जिसमें महिलाएं ना हो, और अधिकांश महिलाएं जो है पीएचडी हैं। तो ये वहाँ का जो है वो देखने को आया, तो उनकी भी आंखें खुली रह गई। तो ये समीर जी है भाई ईरान। उसको उस बौद्धिक स्तर को शायद नहीं पता होगा पीट हेग्सेथ को, उनको, लेकिन अगर उनको पता होता तो वो ये बातें न कहते। पर जवाब बहुत अच्छा दिया मसूद पेजेशकियन ने कि यूनिवर्सिटी हमने बनाई है तभी वहाँ मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिक पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तभी कहा कि मिसाइल बनाने वाले जो है वहाँ पैदा हो रहे हैं, चूँकि यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती। अच्छा, और आपने फिर यूनिवर्सिटी से हमले क्यों किए? भाई अमेरिका ने तो यूनिवर्सिटीज़ पे हमले किए ना। वो शरीफ यूनिवर्सिटी जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उस पर हमला किया। तो ये आपने यूनिवर्सिटीज़ से हमले क्यों किए? मीनाप का स्कूल जो है बच्चों थे, वहाँ आपने हमले क्यों किए? तो आपने तो किया, अभी भी धमकी दे रहे हो कि कोई पुल नहीं छोड़ेंगे, कोई स्कूल नहीं छोड़ेंगे, कोई अस्पताल नहीं छोड़ेंगे, सब पे धमकी आप दे रहे हैं। तो आप तो अपनी असभ्यता जो है उसको दर्शा ही रहे हैं। छोड़ दीजिए, आप तो पूरी सभ्यता को ही खत्म करने की पूरी सभ्यता को नष्ट करने की। खुद कितने सभ्य है इससे ये बात पता लग रही है। बिल्कुल, और इसीलिए जो अजीजी है, जो वहाँ के सांसद वो कह रहे हैं कि वाशिंगटन दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री डाकू है, इसीलिए वो कह रहे हैं समीर। बिल्कुल, वहाँ पर समुद्री डाकू है, और किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को पूरा दरकिनार करते हुए पहले तो ईरान पर हमला किया जहां से उसका कोई लेना देना नहीं, और अब उस हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कर रहा है जहां से दुनिया भर के जहाज गुजर रहे हैं, और वहां उसका कोई अधिकार नहीं है कि उसकी नाकेबंदी करे। लेकिन अब इस नाकेबंदी की वजह से और इस धमकी की वजह से, इस तरह की कार्रवाइयों की वजह से, जबकि युद्ध विराम समझौता लागू है, अब ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि कोई बातचीत नहीं होगी, और बातचीत की जो तारीख तय कर रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल तय कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पूरी तरीके से फर्जी है, और ये अपने आप ही वो तय कर दे रहे हैं। बातचीत करने वाला ईरान से कोई नहीं जा रहा है, ये साफ है। अब पाकिस्तान में भी तैयारी, हालांकि पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर ईरान की ओर से बार बार उनकी प्रशंसा में ट्वीट आ रहे हैं। अमलेंदु जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रशंसा में ट्वीट आ रहे हैं उनकी मध्यस्थता को लेकर, और ट्रंप साहब भी उनकी मध्यस्थता को जो है मतलब बता रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। लेकिन समीर जी, इस बीच काफ़ी बड़ी खबरें जो वो आ रही हैं, और जो ईरान के ही जो संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बागर गलीबाफ, उन्होंने एक और खुलासा किया है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी वार्ताकारों को साफ तौर पर धमकी दी थी कि अगर वो 4 घंटे के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करते तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। और उनका कहना है कि व्हाइट हाउस एक बदमाश सिंडिकेट द्वारा चलाया जा रहा है, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की खौफनाक माफियाई चालों का पर्दाफाश किया। उन्होंने खुलासा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी वार्ताकारों को साफ तौर पर धमकी दी कि अगर वे 4 घंटे के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करते तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। व्हाइट हाउस एक बदमाश सिंडिकेट द्वारा चलाया जा रहा है। एक सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो माफिया एक उससे की तरीके से चलाया जा रहा है वहाँ पर सिंडिकेट के जरिए, और वहाँ जिसमें गुंडे बदमाश भरे हुए हैं। और ये खबर वहाँ पर आई भी थी कि किस तरह से जो प्रतिनिधिमंडल आया था उसको पूरी तरीके से जान का खतरा था, इसीलिए उसने आने का और जाने का अपना रास्ता बदला, सीक्रेट रखा, किसी को भनक नहीं लगने पाई, यानी उसने अपनी पूरी रणनीति बदल दी वहाँ आने के लिए। तो ये तो बहुत ही हैरान करने वाली और ख़तरनाक बात है कि आप एक तरफ वार्ता के लिए बुला रहे हैं और उसके बाद आप उनकी जान लेने की का षड्यंत्र आप रच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जान लेने से मतलब धोखे पे धोखा, और इतना बड़ा धोखा
और कि वहाँ जो है मतलब वार्ता के लिए आप बुला रहे हैं, वार्ता की टेबल पे, और वहाँ आप जो है वो धमकियाँ दे रहे हैं। और प्रोफेसर मरांडी जो हैं, जो के सदस्य भी थे उस प्रतिनिधिमंडल के, जो तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने कहा था कि भाई हमने मतलब इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने अपना रास्ता बदला और तेहरान न जाकर मशहद पे जाके उतरे, मशहद से फिर बाई रोड जो थे वो तेहरान गए। तो यानी कि वहाँ धमकियाँ दी गई और कोई भी इस्लामाबाद में रुकना नहीं चाहता था। तो जब ये परिस्थितियाँ, तो कोई इस्लामाबाद वार्ता करने के लिए क्यों जाएगा, जबकि वार्ता से पहले जो है आप एक तरफ ट्वीट कर रहे हैं कि हम वार्ता के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, और उधर आप जो है समुद्र में जगह दी जा रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस जो आसिम मुनीर है उनको जाना पड़ा और ईरान जाना पड़ा वहाँ पर कि मध्यस्थता जब दूसरे दौर की होगी तो उसके लिए। लेकिन ये बातें भी आई कि इस्लामाबाद में तैयार होगा ईरान बातचीत के लिए या फिर किसी दूसरी जगह पर तैयार होगा, लेकिन अभी तो उसने बातचीत से पूरी तरह से मना कर दिया है कि जब तक यहाँ पर नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे या फिर ना भेजे, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप घिरे हैं। लगता नहीं है कि वो इस लड़ाई को नवंबर तक खींच पाएंगे, यानी इलेक्शन तक खींच पाएंगे। इसका कोई फायदा वो उठा पाएंगे अमलेंदु जी, क्योंकि उनके देश में जिस तरीके से उनका विरोध बढ़ रहा है। अभी देखिए उसका कमला हैरिस का भी बयान आया है और उन्होंने जो बात अभी ये कह रहे हैं कि एक सिंडिकेट चला रहा है, माफिया चला रहा है राष्ट्रपति भवन को, वही बात उन्होंने कही है कि इतना भ्रष्ट राष्ट्रपति कार्यालय इससे पहले कभी नहीं था। बिल्कुल समझिए। और ये आपको याद होगा कि हम लोगों ने इसी बीच में चर्चा की थी, जब पहली बार इन्होंने कहा था कि हम 5 दिन के लिए टाल रहे हैं हमला करना। उस समय ही वहाँ के जो एक सांसद है उनका बयान हम लोगों ने बताया था कि सोमवार को इन्होंने घोषणा की और उसी दिन इनके करीबी लोगों ने खरबों डॉलर शेयर मार्केट से कमा लिए। और ये कहा कि इससे ज़्यादा सिंडिकेट वाला जो है राष्ट्रपति अब तक यूएस में नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा करप्ट, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जो है वो ये, जाहिर सी बात है कि एपस्टीन फाइल का है मामला। एपस्टीन फाइल में फंसा हुआ है ट्रंप और किस तरह की उसी चीज़ सामने आ रही है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी जो है मेलानिया ट्रंप, वो भी मांग कर रही है कि एपस्टीन फाइल्स की जो है ठीक से जांच हो। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भ्रष्ट और कितना खराब आदमी जो इस समय यूएस का राष्ट्रपति है। अमेरिकी लोगों की समझ पर तरस आता है कि उन्होंने इस तरीके के व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना है। हाँ, लेकिन अब वहां पर विरोध जबरदस्त हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, उनकी नीतियों का, और जिस तरीके से ईरान के खिलाफ युद्ध में उन्होंने अमेरिका को झोंका है। बिल्कुल साफ कहा कमला हैरिस ने कि ये जो जिस तरीके से वहां पर भेजा गया, इसके पीछे कोई और वजह नहीं, ये नेतान्याहू का दबाव है जिसके कारण अमेरिका को झोंका है ट्रंप ने इस लड़ाई में। तो ये बातें लगातार वहां पर हो रही हैं इसलिए, और इधर ईरान अब चेतावनी दे रहा है कि कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरीके से इसको खींचा जाए अक्टूबर नवंबर तक, यानी इस युद्ध विराम समझौते को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, लेकिन युद्ध विराम समझौता बढ़ने के आसार उसके दिखाई नहीं पड़ रहे। अब सीधे सीधे ईरान ने कह दिया है कि कोई वार्ता नहीं होगी जब तक इसकी नाकेबंदी नहीं होगी। आप देखिए पूरी इस लड़ाई के केंद्र में अब हॉर्मुज स्ट्रेट आ गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट, और इसका जो पूरी तरीके से फ़ायदा है वो फ़ायदा दिखाई पड़ रहा है ईरान को। ट्रंप ने सोचा होगा कि ईरान ये फायदा क्यों ले, हम भी फायदा ले। हाँ। जबकि आपका कोई वहां पर लीगल राइट नहीं है, कोई आपकी वहां पर स्टैंडिंग नहीं है, कोई आप लॉजिक नहीं बनता कि आप वहां पहुंचे, लेकिन वही कि आप सबसे ताकतवर हैं इसलिए आप पहुंच जाएंगे। तो ईरान ने हेकड़ी निकाल दी है और पूरी दुनिया ने भी निकाल दी है आपकी हेकड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया ने हेकड़ी निकाली, सब पीछे हट गए। आपके नाटो के देश आपके साथ नहीं आ रहे हैं, बल्कि स्पेन तो चीन के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। और साफ तौर पर कह रहा है कि अब हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, उसमें स्पेन और चीन एक साथ होंगे। इस बीच समीर जी, जो पाकिस्तान में ईरान के राजदूत हैं, उन्होंने रात में एक ट्वीट किया और वो उन्होंने भी एकदम स्पष्ट कर दिया कि आप इंटरनेशनल कानून तोड़ते नहीं रह सकते, अपनी नाकाबंदी को दोगुना नहीं कर सकते। ईरान की ओर वार क्राइम की धमकी नहीं दे सकते, बेमतलब की बातों पर अड़े नहीं रह सकते, बयानबाजी से काम नहीं चला सकते और डिप्लोमेसी का दिखावा नहीं कर सकते। जब तक नेवल नाकाबंदी रहेगी, फॉल्ट लाइन बनी रहेगी। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो
ईरान के पाकिस्तान में राजदूत हैं। तो यानी किसी भी तरीके की कोई वार्ता नहीं होने जा रही है, ये फिर एकदम से स्पष्ट हो जा रहा है। जी बिल्कुल, कि आप जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी आप किए रहेंगे तब तक कोई वार्ता नहीं होनी है। और इधर एक ईरान के ही एक डिप्लोमेट हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, और कहा है, लिखा है, उन्होंने ट्वीट किया है कि एप्स्टीन कांड को उन्होंने रोशनी और अंधेरे के बीच युद्ध के रूप में पेश किया और इसे केवल एक व्यक्ति यानी डोनाल्ड ट्रंप तक सीमित न मानकर एक व्यवस्थागत धारा बताया। पीट हेग्सेथ पर भी उन्होंने, जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, उन पर निशाना साधा और कहा कि वो कसम खाते हैं और ईरान का शैतान के साथ कोई समझौता नहीं है। सीधे यानी जो इस पूरा जो दबाव की बात की जा रही है कि आखिर किस दबाव में, किस मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई में अमेरिका को झोंक रहे हैं, तो उनके देश में सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे नेतान्याहू का दबाव। और क्यों नेतान्याहू का क्या दबाव है? क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में बुरी तरीके से घिरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके तमाम साथी। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये उन्होंने जो वहाँ का सरकारी टेलीविजन है उसी पर एक बातचीत में कहा, वो हम लोग सुन भी सकते हैं कि क्या कहा है उन्होंने। ये एप्स्टीन फाइल से ही इस पूरे विवाद का मूल कारण है। विवाद का कारण तो इजराइल है, लेकिन अमेरिका का इस विवाद में कूदना यानी ईरान के खिलाफ लड़ाई में कूदना वो एप्स्टीन फाइल्स के कारण है। तो सुनते हैं जो डिप्लोमेट हैं ईरान के, क्या कह रहे हैं वो। और यानी इस जो एप्स्टीन फाइल का मुद्दा है, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ट्रंप लाख कोशिश कर लें कि वो युद्ध विराम को बढ़ाते जाएं, समझौते को बढ़ाते जाएं, लड़ाई को रुकी रहे, ये कोशिश करते रहे चुनाव तक, लेकिन चुनाव तक न तो लड़ाई युद्ध विराम बढ़ने वाला दिखाई पड़ रहा है और न ही एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा वहाँ की जनता के बीच से निकलने वाला है। हाँ, ये वहाँ की जनता से चलने वाला नहीं है, बिल्कुल साफ तौर से समझा सकता है। और एप्स्टीन फाइल जो है वो एक बड़ा मसला बना हुआ है। और समझिए लगातार बात कही कि एप्स्टीन फाइल की वजह से ही नेतन्याहू ने ट्रंप को ब्लैकमेल किया और ट्रंप जो है वो अपनी जान बचाने के लिए एप्स्टीन फाइल से इस युद्ध में कूद पड़े। अब ये बातें कही चली जा रही है। एक और ईरान का एक बड़ा बयान और आया है अमलेंदु जी, जो लगातार ये दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम हमको देने के लिए तैयार हो गया है। ईरान ने कहा है कि किसी भी देश को एनरिच्ड यूरेनियम देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो अपना परमाणु बम नहीं बना रहा है, लेकिन जो एनरिच्ड यूरेनियम उसने तैयार किया है अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए, उसको किसी समझौते में किसी दूसरे देश को सौंपने वाला नहीं है। पूरी तरीके से फर्जी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हाँ बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप एकदम झूठ बोल रहे हैं। ये साफ तौर पर कह दिया गया, राष्ट्रपति जो यहाँ के मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी हाल में यूएस जो है वो हमको ये बताने वाला नहीं है कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो इसलिए ये शर्त में शामिल है ही नहीं, इस पर कोई बातचीत होगी नहीं। और इस्माइल बकाई जो वहाँ के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ईरान की संप्रभुता हमारे लिए पवित्र है, उसी तरीके से ये यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम जो है, इसका मसला भी हमारे लिए पवित्र है। यानी अगर ये सौंपने की बात होगी तो हम ईरान के साथ विश्वासघात करेंगे, जो हम नहीं कर सकते। ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल, तो ये एनरिच्ड यूरेनियम देने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ये ईरान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। और अगर यहां पर नाकेबंदी जारी रही हॉर्मुज स्ट्रेट की अमेरिका की ओर से, तो उस नाकेबंदी के दौरान उसके चलते हुए किसी तरह की वार्ता का कोई सीन नहीं है, कोई संभावना नहीं है। ये भी ईरान ने स्पष्ट कर दिया है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में फिर वार्ता हो सकती है, लेकिन क्या कुछ होता है ईरान की तरफ से तो सीधे तौर पर मना किया गया है। और ईरान का कहना है कि आगे कोई वार्ता होती भी है तो सिर्फ उसकी शर्तों पर होगी। देखना है वार्ता होती है या नहीं होती है, और होती है तो कहां होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस